हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SR अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, उसमें हमने आपको कुछ विराम चिन्हों के बारे में बताया था। तो चलिए आज की वीडियो में हम उससे आगे के विराम चिन्हों के विषय में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इसमें से प्रश्न ज़रूर आता है जहाँ पे भी हिंदी व्याकरण आती है। तो चलिए देखते हैं उससे आगे के कुछ विराम चिन्ह। चलिए इसके बाद हमारा आता है अपूर्ण विराम चिन्ह, जो हम विराम चिन्ह अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनके बाद आता है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह। तो अपूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? जैसे कि विसर्ग होता है, इस तरीके से दो बिंदुओं के रूप में प्रयोग होता है। अक्सर इसका रूप यूज जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि कई बार इसे विसर्ग के साथ इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अपूर्ण विराम चिन्ह है या विसर्ग है, इसीलिए इसका यूज जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अपूर्ण विराम का जो स्वतंत्र प्रयोग होता है किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता देते हैं हम, कामायनी। कामायनी एक अध्ययन, किताब का क्या नाम है? कामायनी, और उसके विषय में स्पष्ट किया गया है एक अध्ययन। ठीक है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान के विषय में हमारे उससे क्या स्पष्ट करना है कि वो वरदान है या अभिशाप है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं जो जिनमें उसी शीर्षक के आगे उसके विषय में कुछ लिखा जाता है जो उसे स्पष्ट करता हो, तो वहां पर उनके बीच में क्या लगाया जाता है? अपूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह होता है, दो बिंदुओं के रूप में, ऊपर नीचे दो बिंदियां होती हैं, और इसका यूज बहुत ही कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा निर्देशक या रेखिका चिन्ह। ठीक है, एक डैश की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है। किसी विषय, विचार या विभाग के मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक या रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुलसी ने कहा, और जो तुलसी ने कहा, इनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं? हम इनके बीच में निर्देशक चिन्ह या रेखा चिन्ह, बहुत सी जगह यहाँ कॉमा भी यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर निर्देशक या रेखिका चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं कि तुलसीदास ने क्या कहा, उनके मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए जो बाकी का सेंटेंस है दोनों के बीच में हम निर्देशक या रेखिका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह में क्या होता है? विसर्ग की तरह दो बिंदी होती है और उसके बाद एक छोटा सा डंडा डैश की तरह होता है। ठीक है, तो इसका विवरण चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन क्या, हाँ, जैसे विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना है तो या उसका क्रम व्यक्त करना है, तो जब हम वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? हम वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन के दो भेद हैं, तो उन दोनों भेद को क्रमशः बता रहे हैं हम, तो वचन के भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी जो उसके विवरण को बता रहा है। तो वचन के दो भेद हैं, संज्ञा के इतने भेद हैं, तो इसके बाद जब हम उन भेद के विषय में बताएंगे, उन्हें 1 2 3 4 क्रम से बता रहे हैं उनका, तो उसके बीच में पहले हम क्या लगाते हैं? हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वचन के दो भेद हैं, फिर हमने यहाँ विवरण चिन्ह लगाया उसका विवरण देने से पहले कि पहला क्या है? एक वचन, और दूसरा क्या है? बहुवचन। तो हम इसे फिर क्रम से व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंगल और एक होते हैं डबल, इकहरे चिन्ह और दोहरे चिन्ह। इकहरे चिन्ह में देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ दोनों तरफ शुरू में और आखिर में एक ही चिन्ह दिया हुआ है, और दोहरे में दो दो दिए हैं, दो शुरू में और डैश डैश बिंदी बिंदी के बाद में फिर से दो चिन्ह दिए गए हैं। तो इकहरे और दोहरे दोनों चिन्हों का प्रयोग अलग अलग होता है। इकहरे चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? इकहरे चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जब हम किसी के उपनाम को, रचना या पुस्तक के शीर्षक को जब हम लिख रहे हैं, उनके लिए हम जब यूज करते हैं तब हम सिंगल मार्क का यूज करते हैं, सिंगल उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। और दोहरे उद्धरण का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई किसी के वचन जो के तो लिखने होते हैं हमें। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन जिसे बोलते हैं, जब हम डायरेक्ट वे में किसी के वचनों को जो का तो लिखते हैं, तब वहां पर हम क्या करते हैं? तब हम वहां पर दोहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। पहला उदाहरण, इसमें हमने इकहरे और दोहरे दोनों चिन्हों का प्रयोग बहुत अच्छे से करके आपको समझाया है। डॉक्टर वर्मा ने कहा है, क्या कहा है? निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। तो जो डॉक्टर वर्मा ने कहा, उनके शब्दों को हम जो का तो यहाँ लिख रहे हैं, तो इस पूरे वाक्य को, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है,
इस पूरे ही वाक्य को हम किसके अंदर लिखते हैं, दोहरे चिन्ह के अंदर लिखते हैं। लेकिन वह कविता का जो नाम दिया गया है वह तोड़ती पत्थर, उसे हम पूरे वाक्य में अलग दिखाने के लिए कि कविता कौन सी है, कविता का नाम क्या है, वह तोड़ती पत्थर, तो इस रचना को हम क्या करते हैं, इकहरे चिन्ह के अंदर रख देते हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी का उपनाम हो, कोई रचना हो या पुस्तक का शीर्षक हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी के वचनों को, किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में हमने आपको दोनों चिन्हों का प्रयोग एक ही वाक्य में करके बताया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह से एक वाक्य और बताती हूँ, प्रियतम कविता के रचयिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कविता का नाम दिया गया है प्रियतम, तो प्रियतम को हम किस में रख देते हैं, इकहरे चिन्हों के अंदर रख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, किसी की रचना का नाम है। तो प्रियतम कविता के रचयिता हैं, कौन है इसके रचयिता, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए इनका नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी है, और निराला क्या है, इन्हें उपनाम दिया गया है जो इनके नाम के साथ ही यूज किया जाता है। तो हम किसी के उपनाम को जब लिखते हैं तब भी हम उसे इकहरे चिन्हों के अंदर ही लिखते हैं। तो हम यहाँ निराला शब्द जो है, क्योंकि ये उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी को उपनाम दिया गया है निराला, तो हम इसको भी इकहरे चिन्हों के अंदर रखते हैं। तो प्रियतम और निराला, प्रियतम रचना का नाम है और निराला उपनाम है, इसलिए हम इन दोनों ही शब्दों को इकहरे चिन्हों के अंदर रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा संक्षेप सूचक, या इसे हम लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में इसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो लाघव चिन्ह यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमने आपको यहाँ दोनों ही नाम इसके बताए हैं। तो इसे संक्षेप यानी जो संक्षिप्त लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, लाघव यानी लघु रूप लिखने के लिए जो यूज़ किया जाता है। दोनों ही नाम से इनका मतलब समझ आ रहा है। तो इनका प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप को या लघु रूप जब हम लिखते हैं, छोटा करके उसे लिखते हैं, तो उसके साथ किया जाता है। और इसका चिन्ह के रूप में या तो हम एक जीरो, छोटी सी जीरो लगा देते हैं, या एक बिंदी के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि डॉक्टर के लिए डा लिख के और उसके आगे जीरो छोटा सा या बिंदी लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, इसका मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, प्रोफेसर या प्रोप्राइटर दोनों के लिए प्रो लिख के उसके आगे बिंदी या जीरो लगा दिया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये प्रोफेसर है या प्रोप्राइटर वर्ड है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, लघु रूप है, इसीलिए पंडित के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या कहलाता है, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। ठीक है, इसके लिए हम छोटी सी जीरो भी लगा सकते हैं या एक डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों ही यहाँ पर ठीक हैं। चलिए अगला देखते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ये एक छोटे से डंडे की तरह है। दो विलोम शब्द जब एक साथ यूज हो रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन, यश अपयश, आना जाना, जब दो विलोम शब्द एक साथ यूज हो रहे हैं, एक ही साथ दोनों एक रखे हुए हैं, तब उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का यूज करते हैं। इसी तरह से द्वंद्व समास, हमने आपको समास पहले भी पढ़ाए हैं। तो जहाँ द्वंद्व समास होते हैं तो द्वंद्व समास की पहचान ही यही होती है कि बीच में इनमें क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, इनके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास का मतलब ही यही होता है। ठीक है, इसी तरह दो समानार्थी शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है, एक ही शब्द जब बार बार प्रयुक्त होता है, एक ही शब्द होना चाहिए, उसकी बार बार पुनरुक्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर। ठीक है, तो जब एक ही शब्द की बार बार पुनरुक्ति हो रही है, बार बार उसकी रिपीटेशन हो रहा है, तो उनके बीच भी हम क्या यूज करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके आगे के भी अभी कुछ विराम चिन्ह बचे हुए हैं, वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।